इसी रात चीन ने भारत पर हमला बोला था। भारत अचानक छिड़ी इस जंग में बुरी तरह से हारा था। वो दंश आज तक जिंदा है, हमें लगातार टीस देता है। 50 साल बीत गए, कई सरकारें आई, कई चली गई, लेकिन आज तक हार की असली वजह सामने नहीं आई। आज शौर्य और शर्म की उस अद्भुत कहानी की 50वीं सालगिरह पर हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मृत्युंजय कुमार झा लेकर आए हैं एक खास कार्यक्रम 1962 एक हकीकत। ये हकीकत बता रहे हैं खुद फौज के वो बहादुर चेहरे जो इस मोर्चे पर चीनियों से लड़े थे। इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। एक सर्द सन्नाटा है यहां, बर्फीली हवाओं के बीच वक्त जैसे थम गया हो। हिमालय की चोटियों पर 2420 शहीद सोए हुए हैं, लेकिन 50 साल पुरानी बारूद की गंध है कि जाती ही नहीं। फख्र और शर्म में डूबी यह अनोखी वीर गाथा है जिसे लड़ने वाले, देखने वाले और दिलो दिमाग में उतारने वाले 10 चेहरे सामने आएंगे, जिन्हें फख्र है भारतीय फौजियों की बहादुरी पर, लेकिन शर्म है समर भूमि में मिली हार पर। 50 सालों से यह जख्म नासूर की तरह जिंदा है, कभी लफ्जों में अंगार बनकर दिखता है तो कभी नम आंखों में बेबसी का कतरा बनकर गिरता है। मैं एक बड़ा सख्त लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, दे वर मर्डर्ड। मन में जो है ना कि हम हार गए हैं, तो ये आदमी को अपनी जिंदगी भर उसके साथ जीना पड़ता है। और मैं दावे से कहता हूं क्योंकि जो सबसे पहली गोली चली है वो मेरी कंपनी से चली है, मैं हाजिर था उस वक्त, और आखिरी गोली भी चली है क्योंकि मैं आखिर से सबसे आखिरी में निकला हूं वहां से, वो भी मेरे जॉनर से चली है। उन्होंने हमारे ऊपर आर्टिलरी फायर भी किया, जख्मी हुए लोग, मेरे को भी एक छोटा स्प्लिंटर लगा। 123 आदमी के जो वहां पर थे तैनात, 114 जो है वो शहीद हुए। पीकिंग रेडियो पे हमारे फैमिली ने सुना है कि पीकिंग रेडियो में अनाउंस किया था कुछ देर बाद कि यहां जो लड़ाई हुई है बहुत सख्त हुई है। This was our biggest horrible defeat that India has ever suffered. ये दर्द, ये अफसोस, ये गुस्सा और बेबसी से लिपटी ये बहादुरी हिंदुस्तान को उस जंग की याद दिला रहा है जिसे वो हमेशा भूलना चाहेगा। ये वो जंग थी जिसमें एक मुल्क के साथ हमारा भाईचारा कुर्बान हुआ था, जब हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाते लगाते हमारे सीने गोलियों और संगीनों से चाक किए गए थे। आज 50 साल बाद भी वो जख्म हरा है। कुछ इतिहासकारों की किताबों में, कुछ फौजियों के सीनों में, तो देश के कुछ नेताओं और मंत्रियों को शायद रोज आने वाले बुरे ख्वाबों में ये जख्म आज टीस देगा। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। आज के अरुणाचल प्रदेश का तवांग, जहां 1962 के शूरवीरों के नाम खुदे हैं, 2420 फौजी, इसमें से हर एक हिंदुस्तानी अपने मुल्क की रक्षा के लिए शहीद हुआ। हर नाम जैसे अपने आप में एक कहानी समेटे हुए है।
तवांग से करीब 3000 किलोमीटर दूर लद्दाख का चुशू। यहां भी आसमान की ओर सिर गर्व से उठाए खड़ा है एक शहीद स्मारक। कुछ किलोमीटर दूर रेजांगला, एक और स्मारक कई शहीदों की कुर्बानियां बयान कर रहा है। ये जाबाज 1962 की यादगार है। कई कड़वी यादें जिनमें जनरलों की लापरवाहियां हैं, सियासतदानों की अनदेखी है, पड़ोसी मुल्क की होशियारी है और आसमान गुंजा देने वाले तोप के फटते गोलों और गोलियों की तड़तड़ाहट भी है। यह है 1962, एक हकीकत। नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। 1962 के उस दर्द, मातम और अफसोस को जिंदा करने आया हूं, जिसके बारे में किताबें तो कई लिखी गईं, लेकिन कभी आईने में उस हार का अक्स देखने की हिम्मत नहीं जुटी। 1962 का साल भारत पर चीन के हमले के लिए याद किया जाता है। वो हमला जिसने अपनी सरहदों को लेकर सरकारों की आपराधिक लापरवाही का कच्चा चिट्ठा खोल दिया था। IBM 7 ने कैसे कई फौजी खोजे जो सालों पहले रिटायर हो चुके हैं, लेकिन जिनका दिलो दिमाग जैसे आज भी 20 अक्टूबर 1962 के ही मोर्चे पर खड़ा है। वो अक्टूबर का महीना था और नेफा यानी नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी यानी आज का अरुणाचल प्रदेश ठंडा और रुखा था। वहां से हजारों किलोमीटर दूर लद्दाख में भी मौसम बेरहम होना शुरू हो रहा था। सर्दियों की आहट थी, लेकिन सरहद पर सन्नाटा टूट रहा था। हिंदुस्तान का माथा चीन से लगा हुआ था और यह हलचल उसी माथे पर लकीरें खींच रही थी। चीन और भारत बटे थे मैकमोहन लाइन से। यह वो अदृश्य लकीर थी जिसे अंग्रेजों ने बनाया। हिंदुस्तान और तिब्बत ने माना, लेकिन तिब्बत पर कब्जे के बाद चीन ने इसे खारिज कर दिया। 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने इस लकीर को लांघ दिया। सरहद की निगरानी के लिए वो अपनी अनगिनत चौकियां बना चुका था, चौकियों तक सड़कें बना चुका था और भारत शायद इस उम्मीद में कि चीन तो दोस्त है, हिंदी चीनी भाई भाई हैं, इस सरहद को लगभग भगवान भरोसे छोड़ चुका था। न तमीज की पूरी चौकियां बनी थी, न वहां तक जाने की सड़कें थी। पहाड़ों से होकर गुजरने वाली पगडंडियों का सहारा, खाना पानी और गोला बारूद के अभाव को झेलते मुट्ठी भर हिंदुस्तानी फौजी। उनको पता था कि उनके पास तैयारी नहीं है, उनके पास हथियार नहीं है, उनके पास कपड़े भी नहीं है और जहां पर उनको लगाया जा रहा है वो जगह गलत है, वहां पर वो डिफेंस नहीं कर सकते, लेकिन वो वहां कायम रहे। 1962 के सितंबर महीने से ही नेफा और लद्दाख की सरहद पर चीनी फौज जुटने लगी थी। शायद इसीलिए उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कहने पर फौज ने ऑपरेशन लेग हॉर्न लॉन्च किया। आनन फानन में लद्दाख और नेफा में मैकमोहन लाइन पर बुमला के पास 60 से ज्यादा फॉरवर्ड पोस्ट बनाए गए, लेकिन सिख रेजिमेंट में कैप्टन पद पर तैनात रिटायर्ड मेजर जनरल कृष्ण खुराना के मुताबिक तब तक शायद काफी देर हो चुकी थी। नेफा की नामकाचू नदी के किनारे भारतीय धौला पोस्ट ने पहली बार चीनी दुश्मनों का स्वाद चखा। 7 सितंबर को वहां की कई पोस्ट घेर ली गई और हिंदी में ही भारतीय फौजियों को चौकियां छोड़ने का हुक्म सुनाया जाने लगा। 8 सितंबर का दिन है। उस दिन सुबह सुबह ही महावीर साहब उस वक्त एडजुटेंट थे और उनको टेलीफोन आया कि चाइनीज ने धौला पोस्ट को जो है सराउंड कर लिया। उस टाइम क्योंकि धौला साइड से हमारा ब्रिगेड खत्म हो चुका था, तो अब हायर हेडक्वार्टर्स ने सोचा कि ये तवांग को पकड़ के रखना मुश्किल है, तो फिर हमारी बटालियन को कहा कि आप इधर से विड्रॉ करो। फिर भी ताजा हैं, वक्त उन पर धूल नहीं डाल सका। ये आप बीती जो है। अचानक हुए चीन के ये छिटपुट हमले रुके नहीं। 7 सितंबर से 10 अक्टूबर 1962 तक कई झड़पें हुई। कमांडरों की बैठक में तय हुआ कि किसी भी कीमत पर अपनी चौकियों की रक्षा की जाएगी, लेकिन शायद ये कमांडर आने वाली आफत से अनजान थे, बेखबर थे। 19 अक्टूबर को चीन की तरफ हलचल उफान पर जा पहुंची और फिर वही हुआ जिसका डर हिंदुस्तान में शायद किसी को न था।
रिटायर्ड ब्रिगेडियर AJS बहल उन दिनों 17 पैराफील्ड रेजिमेंट में सेकंड लेफ्टिनेंट थे। 7 इन्फेंट्री ब्रिगेड की जिम्मेवारी थी ब्रिज 1 से लेकर के ब्रिज 5 तक, नामकाचू रिवर के साथ साथ इनकी डिप्लॉयमेंट थी। और मेरे ट्रुप का टास्क था कि इनको फायर सपोर्ट देना। 20 अक्टूबर के तड़के चीन ने भारत पर हमला कर दिया और यह हमला पूरी तैयारी के साथ किया गया था, क्योंकि चीन हमले से पहले, हमले के दौरान और हमले की बाद की वीडियोग्राफी तक कर रहा था। अक्टूबर की सुबह को हमारा 5 बजे का टाइम स्टैंड टू था हमने करना, पर उससे पहले ही आर्टिलरी की बम वर्षा हमारे ऊपर शुरू हो गई। चारों तरफ शोर ही शोर हो रहा था और धुआं उठ रहा था। चाइनीज जो थे इन्होंने सारी लाइनें, टेलीफोन लाइनें काट दी थी। अभी तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे होंगे तो एक बेल हेलीकॉप्टर मेरी गन पोजीशन के सामने हेलीपैड था, वहां पे आया। आप देख सकते हैं कि चीन के वीडियो में वो हेलीकॉप्टर भी नजर आ रहा है जिसका जिक्र ब्रिगेडियर बहल कर रहे हैं। जाहिर है लड़ाई के इस मोर्चे पर हिंदुस्तानी फौजी बेबस थे। वो पीछे किसी से भी संपर्क साध नहीं सकते थे और आने वाले वक्त का उन्हें कोई इल्म नहीं था। 7 इन्फेंट्री ब्रिगेड के ब्रिगेडियर जॉन दलवी की पोस्ट पर चीनियों का कब्जा हो चुका था और ब्रिगेडियर दलवी और कैप्टन तलवार को युद्धबंदी बना लिया गया था। चीन की वीडियो में यह नजारा तक कैद था। जब जॉन दलवी साहब कैप्चर हुए तो मेरे ट्रुप कमांडर कैप्टन तलवार साहब उनके साथ थे। वो विड्रॉ कर रहे थे और जैसे टर्न लिया तो आगे चाइनीज सोल्जर थे, उन्होंने उनको कैप्चर कर लिया। अब तो चीन की यह लाल सेना रुकने वाली नहीं थी। उनकी सारी तैयारियां पूरी थी। उन्हें पता था कि कितने हिंदुस्तानी किस किस मोर्चे पर हैं और उन तक कैसे पहुंचना है। तैयारी न होने, अलर्ट तक न मिलने का अपमान और बेबसी पी रहे ब्रिगेडियर बहल अपनी आंखों के सामने सब कुछ देख रहे थे। उन्होंने दोबारा हमारे ऊपर असॉल्ट किया तकरीबन 4-1 बजे के करीब, और उस वक्त हमारे पास कोई चारा नहीं था। उन्होंने हमारे को आकर बेरट बट मारे, मारा पीटा, सब कुछ किया और हमने सरेंडर कर दिया। कोई सिख, कोई जाट मराठा, कोई सिख, कोई जाट मराठा, कोई गुरखा, कोई मद्रासी, कोई गुरखा, कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला, हर वीर था भारतवासी। चीन ने भारतीय सेना की फॉरवर्ड चौकियों को रौंद डाला था। चीन मैकमोहन लाइन पर बुमला पास से और नामकाचू होते हुए तवान पर कब्जा करना चाहता था। उनको काफी तजर्बा हो गया था कि कहां ट्रुप्स हैं, किधर बैठे हैं, कहां कौन सा वेपन है, तो उसके मुताबिक उन्होंने अटैक किया। तो उस वक्त अटैक में सूबेदार जोगिंदर सिंह जख्मी हो गए थे। उनके मशीन गन का वो ये ब्रश था, वो उसके थाई में लगा, वो इंजर्ड हो गए वहां पर। लेकिन वो पीछे नहीं आए, वो जख्मी हो गए, काफी हो गया। उन्होंने ट्रेंच से निकल के भी लड़ाई की उनकी, लेकिन वो ओवर पावर कर लिया उन्होंने, फिर वो कैप्चर हो गए। चाइनीज ने उनका पता लगा बाद में कि काफी उनका इलाज किया, लेकिन वो उनका इलाज नहीं हो सका। उन्होंने बहुत बहादुरी से लड़ाई की है और चाइनीज ने भी काफी उसको सराहा, अच्छा किया कि उन्होंने लड़ाई की है। और उनकी जब डेथ हो गई तो चाइनीज ने एज ए गुडविल समझ लीजिए, उनके जो एशेस थे वो वापस स्कॉट के साथ इंडिया को भेजे थे। भारत मां का एक और लाल जमीन पर कुर्बान हो गया। सूबेदार जोगिंदर सिंह लड़ते हुए मारे गए।
उन्हें परमवीर चक्र से नवाजा गया। देश आहत था, जख्मी था। ये एक ऐसी हार थी जो होनी नहीं चाहिए थी। देश और देशवासियों के आत्मविश्वास की नींव हिल चुकी थी। हम हार रहे थे और चीनी पहले ही हमारी फौज की संचार व्यवस्था छिन्न भिन्न कर चुके थे। हमारे फौजी जैसे अंधेरे में लड़ रहे थे, ये जाने बगैर कि उनके लिए गोला बारूद पीछे से आएगा या नहीं। जब तक जान थी तब तक जहान था। चीनी नामकाचू पर बने 5 पुलों पर कब्जा कर मदद की हर संभावना का गला घोटते जा रहे थे। शाम तक के घमासान के बाद भारतीय सेना को पीछे हटना पड़ा, लेकिन पीछे हटना भी आसान नहीं था। ऑर्गेनाइज विड्रॉल नहीं था। ये तो पूरा 4 बटालियन थी वहां पर। 4 बटालियन ने विड्रॉ करना है तो काफी लंबा चौड़ा था। रास्ते में 2-3 जगह एम्बुश हो गए, वो जो वापस जा रहे थे। जब एम्बुश हो जाती है फिर भगदड़ मच जाती है। तो जब वापस जा रहे थे कोई हथियार भी नहीं थे, अम्युनिशन भी नहीं था लोगों के पास। आगे बढ़ रही चीनी सेना का इरादा भारतीय सैनिकों का पीछा करना था। वो तवांग की तरफ बढ़ने लगे। अगले दिन ही भारतीय सेना के कमांडरों को लगने लगा था कि तवांग को बचा पाना मुश्किल है। लिहाजा सेना ने तवांग को भगवान भरोसे छोड़कर नीचे जंग और सेला पास पर अपनी पोजीशन लगाई। 25 अक्टूबर को जब चीनी सेना तवांग पहुंची तो वहां एक भी गोली चलाए बिना उसका तवांग पर कब्जा हो गया। हार के इस मंजर में पंचशील सिद्धांत का दम भरने वाले देश के ग्लोबल प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और रक्षा मंत्री कृष्णा मेनन आखिर क्या कर रहे थे? आखिर फौज को सही दिशा दिखाने वाला कोई जनरल मैदान में क्यों नहीं था? आखिर क्यों हमने अपने फौजियों को कम हथियारों के साथ तकरीबन बिना किसी मदद के चीनियों के सामने छोड़ दिया था? चीन का शुरू से ही दावा था कि लद्दाख में करीब 30,000 वर्ग किलोमीटर का अक्साई चीन का इलाका और पूरा नेफा यानी आज का अरुणाचल प्रदेश यानी 90,000 वर्ग किलोमीटर उसका है। तिब्बत पर कब्जे के बाद चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए ने भारत से लगे तिब्बत के कोने कोने में अपनी छावनियां बना ली थी। दुर्गम पहाड़ों को काटकर सड़कें बना डाली और अपने मोर्चे तक भारी हथियार, गोला बारूद, रसद आसानी से पहुंचा रहे थे। जबकि भारतीय फौजियों को पहाड़ों की चोटियों और दर्रों से होकर गुजरने वाली काल्पनिक सीमा रेखा यानी मैकमोहन लाइन के इलाकों तक गश्त के लिए पहुंचने में ही 5 से 9 दिन लग जाते थे। इस पर 50 के इस दशक में हिंदी चीनी भाई भाई का नारा उफान पर जो था। वैसे भी 1949 में जब माओ जेदांग की कमान में कम्युनिस्ट सरकार ने चीन की सत्ता संभाली थी तो भारत उसे मान्यता देने वाले पहले देशों में शामिल था। और तो और जब 1951 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया था तब भी भारत ने उसी का साथ दिया था। लेकिन सीमा विवाद तल्खी बढ़ाने लगा और दलाई लामा और उनके 10,000 लोगों को भारत ने शरण देकर निर्वासन में सरकार बनाने की इजाजत देकर आग में घी डाल दिया। उसी के बाद पंडित नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री झाओ एन लाई के बीच सीमा विवाद को लेकर चिट्ठियों का सिलसिला चल निकला। लेकिन चिंगारी सुलगते सुलगते दावानल बन गई। हालात तब और बिगड़े जब नेहरू के करीबी जनरल बीएम कॉल को सीधा नेफा के ऑपरेशन का चीफ बनाकर भेज दिया गया। जनरल कॉल को लड़ाई का कोई तजुर्बा नहीं था। नेफा पहुंचते ही उन्हें आभास हो गया कि यह काम कितना मुश्किल है। अपने कमांडरों के एतराज के बावजूद कॉल ने बिना किसी तैयारी के भारतीय फौज को लड़ाई के मैदान में उतार दिया। 18 अक्टूबर यानी हमले के ठीक 2 दिन पहले ही जनरल कॉल की तबीयत बिगड़ी और उन्हें दिल्ली भेजना पड़ा। वो तो चले गए लेकिन उनकी कुर्सी पर सरकार ने किसी को बिठाया नहीं। न सड़कें थी न ही एयरफील्ड, खच्चर के सहारे भारतीय टुकड़ियां कई दिनों के सफर के बाद अपने अपने ठिकाने पर पहुंचने की कोशिश कर रही थी। उधर जम्मू कश्मीर के लद्दाख इलाके में भी चीनी सेना ने मोर्चा खोल लिया था। अक्साई चीन पर कब्जे के बाद चीनी सेना के निशाने पर था चुशूल, जो सड़क से लेह से जुड़ा था। मुट्ठी भर भारतीय सैनिकों का सामना 500 चीनी सैनिकों से था।